हे फ्रेंड्स, मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की वर्किंग क्या है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसका टेन्योर कितना रहता है, कौन से इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, हर वो चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, जो चाहे हायर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट में आता है। तो पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट 15 में आता है। ये पार्ट वाले वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कौन से पार्ट में आता है, फिर भी मैं भी आपको बता देता हूं। इसके अलावा मैं आर्टिकल्स की अगर बात करूं, आर्टिकल कहां से लेकर के कहां तक कितने आर्टिकल्स जो है इलेक्शन कमीशन के साथ डील करते हैं, तो वो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक ये जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ डील करते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके नेचर की। नेचर कैसा है इलेक्शन कमीशन का, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेचर ऑफ इलेक्शन कमीशन, नेचर जो इसका, ये तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये परमानेंट है, परमानेंट परमानेंट है, और लास्ट ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, और ये जो स्टैब्लिश की गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना था ये तब स्टैब्लिश की गई थी, एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये हमें पता होना चाहिए इसका नेचर कैसा है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हायर एग्जाम्स में, ऐसे ही पूछते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं। एडवाइजरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, परमानेंट है और इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर किसी की भी नहीं चलती, ये इंडिपेंडेंट है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 324 जहां से आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, तो आर्टिकल 324 ये कहता है, ये पावर प्रोवाइड करता है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा कंट्रोल होता है डायरेक्ट इलेक्शन करवाने का। ये इलेक्शन कौन से होते हैं? पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, और इनके ऊपर जो है इनका पूरा कंट्रोल होता है, और ये डायरेक्ट इलेक्शन जो भी होते हैं ये करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। So Article 324 provides the power of super independence, direct and control of elections to parliament, state legislature, president and vice president. तो फ्रेंड्स, एक और चीज जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस को कंडक्ट करता है, तो वो होते हैं पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और ये जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं ना, ये क्वेश्चन का आंसर कई बार होता है कि ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं ना, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हेल्ड नहीं करता है, वो इलेक्शंस नहीं करवाता है। ये इलेक्शन जो करवाता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। तो पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा बात करते हैं हम कॉम्पोजिशन की। फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन में हम पहले बात करते हैं इसके कितने मेंबर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो 3 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर। और इन 3 में से एक जो होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 इसके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस टाइम पे इंडिया के, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अभी इलेक्शन का भी दौर है, तो किसी भी स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो है सुनील अरोड़ा। अगर आप हायर एग्जाम्स दे रहे हो तो इनका रैंक भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से रैंक के इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर है, एक का नाम सुनील है और दूसरे का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं अपॉइंटमेंट की। इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट तो इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनका टेन्योर क्या रहता है, इनका टेन्योर कितना रहता है? या तो इनका टेन्योर 6 साल हो सकता है, या फिर जब तक इनकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती।
6 साल का हो सकता है, या फिर जब तक ये 65 के कंप्लीट नहीं होते तब तक इनका टेन्योर जो है वो चलता रहेगा। इनको जो टेन्योर है वो फिक्स करता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करता है। और इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, उसका एक टेन्योर जो है, उसकी सिक्योरिटी दी जाती है उसको कि वो इतने टाइम तक इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। वो जरूरी नहीं है कि 6 साल तक, 2 साल भी, 3 साल भी, वो हर चीज जो है वो प्रेसिडेंट देखता है। इसके अलावा इसके रिमूवल की मैं बात करूं, ये भी पूछा जाता है कि इसको कौन हटा सकता है। इसको रिमूवल जो है ना वो प्रेसिडेंट हटा सकता है इसको। बट कैसे हटा सकता है, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी, एक बिल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। रेजोल्यूशन जो पास करना पड़ता है वो दोनों हाउसेस के साथ इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी जिसे कहते हैं। ये जो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए लोकसभा से भी होना चाहिए, जो पार्लियामेंट के सेशन जहां पे होते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। और ये जो मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेंबर्स की स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी आप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उनको रिमूव कर सकते हैं उनकी सीट से। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पहले कितने इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। मैं अगर बात करूं 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989, तो इस टाइम तक सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। चीफ इलेक्शन, सिर्फ ओनली वन मेंबर, एक ही मेंबर होता था इलेक्शन कमीशन में, सिर्फ एक ही मेंबर होता था। और बट प्रेसिडेंट ने एक बिल पास किया अक्टूबर 16 1989 में, जहां पे उन्होंने 2 मेंबर्स और इंक्लूड करे, 2 मेंबर्स को उन्होंने ऐड किया। और ये ऐड किया था 16 अक्टूबर 1989 में। और इसी टाइम पे जो है ना, वो जो वोटिंग एज जो थी, वोटिंग एज उसे 21 साल से घटा करके 18 साल किया गया था। 21 से रिड्यूस किया गया था 18 पे। और वो किन्होंने किया था ये भी जरूरी है, वो थे टी.एन. शीनन। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई है, तो इस करके ये न्यूज में रहे हैं, ये पता होना चाहिए। और ये कौन सी अमेंडमेंट थी, तो ये 16 और 61st अमेंडमेंट थी। और 61st अमेंडमेंट एक्ट जो था इसका वो 1989 था। बट लेटर ऑन जैन 1990 की अगर मैं बात करूं, ये जो 2 मेंबर्स थे ना, इनकी प्रेसिडेंट ने फिर से इनको कैंसिल कर दिया था। फिर से ये अगेंस्ट एक मेंबर वाली बॉडी बन गई थी, सिर्फ एक ही मेंबर हुआ करता था इसका। इलेक्शन कमीशन को जब जैन 1990 में अबॉलिश किया गया, तो फिर अक्टूबर 1993 में प्रेसिडेंट ने दोबारा से 2 और मेंबर्स को अपॉइंट किया। प्रेसिडेंट अपॉइंट 2 मेंबर्स। जब इनको अपॉइंट किया तो ये बन गई मल्टी मेंबर बॉडी। ये चीज भी याद रखनी है कि इलेक्शन कमीशन जो एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और उसके बाद से जो है 3 मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, 3 मेंबर्स, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। और इनकी मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इनकी सैलरी की, सैलरी जो है तीनों की सेम है। अगर मैं बात करूं इनकी अलाउंस की, जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको भत्ते वगैरह मिलते हैं, वो भी सारे सेम है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो 2 कमिश्नर्स हो, तो उनकी हर चीज जो है वो सेम है। अगर मैं बात करूं इनकी पावर की, तो इनकी जो पावर है ना वो भी सेम है तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं राइट टू वोट। राइट टू वोट ये हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है ये हमारा। ये कौन से आर्टिकल में आता है? सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू वोट के लिए के साथ डील करता है। तो आर्टिकल 326 है जो हमें राइट टू वोट का राइट देता है। मिनिमम एज, वोट करने के लिए मिनिमम एज फॉर वोटिंग, तो ये आपको पता ही है कि 18 साल, मिनिमम एज 18 साल। पहले 21 से फिर 18 किया गया। 61st अमेंडमेंट 1989, 21 से कम करके इसको 18 किया गया वोटिंग एज को। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पावर्स की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या क्या पावर्स रहती हैं। ये एक तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि किसी भी मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, अगर इन केस करूं स्टेट
विधानसभा में तो ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन जो एमएलएस की रहती है, और इनके पास पावर होती है कि ये पोल्स को एग्जिट कर सकते हैं जहां पे बूथ कैप्चरिंग हो, वायलेंस हो या रिगिंग हो। इसके अलावा ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर करने चाहिए, या फिर वहां पे 1 साल का एक्सटेंशन देना चाहिए ताकि वो इलेक्शंस 1 साल के बाद कंडक्ट किए जाएं। और लास्ट, इलेक्शन कमीशन जो है ना, इसको जो असिस्ट करता है वो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जो इंपॉर्टेंट चीजें इस टॉपिक से बन सकती थी फ्रेंड्स, वो मैं हर चीज आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और फ्रेंड्स, मेरा आज का एक क्वेश्चन है आपसे कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रूल कौन करता है, ये मेरा आज का क्वेश्चन है। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज आंसर करें, अगर नहीं भी मालूम है तो भी करें, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।